हाय एवरीवन, कृपा टू एवरीवन। आज मैं आपका दोस्त गौतम आज आपको समझाने वाला हूँ कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इसमें से क्वेश्चंस हर बार, चाहे हमारा इंटर हो चाहे फाइनल हो, हर बार इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ज़्यादा समय ना बिताते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर है ये मेजरली यूज़ किस में होता है। सबसे पहले हमारी बोथ डोमेस्टिक कंपनी जो हमारी इंडियन कंपनी में होती है और हमारी फॉरेन कंपनी जिसकी एंटिटी बाहर एस्टेब्लिश होती है पर ब्रांच ऑफिस इंडिया में होता है, तो वो दोनों पे एप्लीकेबल होता है। पर ये किस पे एप्लीकेबल नहीं होता। सबसे पहले बैंकिंग कंपनी पे अगर आपको पता होगा तो LFAR लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट यूज़ किया जाता है। और इंश्योरेंस कंपनी, इनकी तो हमें पता ही है कि IRDA अलग से रिपोर्टिंग करवाता है। पार्ट ए शेड्यूल 2, पार्ट बी शेड्यूल 2। 1 पर्सन कंपनी पहले ही बहुत ज़्यादा छोटी है, एक बंदा कितने काम करेगा, तो एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। और सेक्शन 8 कंपनी वैसी चैरिटी के लिए तो इनकी तो वैसी अलग से रिपोर्टिंग होगी। और एक हमारा मेजर पॉइंट है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो ना किसी सब्सिडरी या फिर होल्डिंग हो किसी पब्लिक कंपनी की। मैं फिर से कहता हूँ, जो पब्लिक कंपनी को ना होल्ड कर रही हो ना जो सब्सिडरी हो, और उसकी खुद की बोरोइंग 1 करोड़ तक और रेवेन्यू 10 करोड़ तक हो। देखो ये था, ये टॉपिक अभी तक ठीक था। अब हमारा पैरा 3 आता है जिसकी मेन क्लॉजेज हमें याद करनी है और पेपर में डिनोट करनी है। अगर हमारे दोस्त हम ये कर लेते हैं, क्लॉजेज को डिनोट कर लेंगे, तब तो हमारे नंबर अच्छे हैं, वरना फिर दिक्कत है। और आज मैं आपको एक एक वर्ड से सिखाना चाहता हूँ। देखो, अगर आप इंटर या फिर फाइनल तक आ गए तो आप सही रास्ते पे चल रहे हो। सही रास्ते को हम कैसे कहेंगे? राइट। तो हम बैलेंस शीट की पहले राइट साइड को आ जाएंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट की राइट साइड में क्या आता है? PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आप ऐसे याद कर सकते हो कि हमें राइट साइड को जाना है। सबसे पहले बैलेंस शीट की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं, जैसे हमारे नॉन करंट एसेट्स के बाद क्या आते हैं? करंट एसेट्स आते हैं। करंट एसेट्स में एक बिजनेसमैन की मेन आइटम क्या होती है? इन्वेंट्री होती है, जिससे सारा कुछ हमारा बिजनेस चलता है। तो फिर क्या आ जाएगी? इन्वेंट्री। जैसे ही इन्वेंट्री आएगी, अब मिडल का पार्ट रह गया, एकदम से ऊपर से नीचे आके मिडल में क्या आते हैं? लोन, इन्वेस्टमेंट्स, गारंटीज। ये गारंटीज चाहे हमारी लाइबिलिटीज है, पर लोन और इन्वेस्टमेंट तो हमारा वही चीज़ होगी ना, कि हमने कितने लोन दिए, इन्वेस्टमेंट्स करी, गारंटीज करी। और अब जैसे ही वो होएगा तो हम 185 186 से कंपाइलेशन देख लेंगे कि क्या हमारा जो लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी है वो 100% ऑफ पेड अप कैपिटल और 100% ऑफ फ्री रिजर्व्स और 60% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स को कंप्लाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। जैसे ही हमारे 4 पे हमारी एसेट साइड ख़त्म हो जाएगी, जैसे ही हमारी लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी ख़त्म होगी, तब हमें पैसा चाहिए भी सही लोगों को आगे देने के लिए। अगर हमें पैसा चाहिए, फिर हम लेफ़्ट साइड को आएंगे, राइट हमारी 4 पे ख़त्म है। फिर हम क्या कर लेंगे? डिपॉजिट्स। फिर हमारे पॉइंट नंबर 5 क्या आ गया? डिपॉजिट। जैसे कि आपको पता है, हमारा RBI सेंट्रल बैंक बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहता है। डिपॉजिट सेक्शन 73 से 76 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर होते हैं, तो हमें अलग अलग रेटिंग्स देनी होती है, जिसके लिए हमारी एक्सिस बैंक की केयर और भी यूनिट्स हैं। तो उनके लिए हमारे सबसे पहले क्या होता है? कॉस्ट ऑडिट। ऑडिट करते हैं वो, बस हमने क्या लगा देना है? कॉस्ट ऑडिट कर लिया। अब जैसे ही एक ऑडिटर ऑडिट करता है तो वो क्या लेता है? सबसे पहले अपनी फीस। तो क्या आ जाएगी? स्टैट्यूटरी फीस। हमने कोई 6 महीने में 43B जो हमारे इनकम टैक्स में भी होता था, क्या हमने 6 महीने के अंदर अंदर सारी स्टैट्यूटरी फीस दी या फिर नहीं दी? अगर हमने स्टैट्यूटरी फीस नहीं दी, यानी कि हमने क्या किया है? थोड़ा सा हमने गलत काम किया है। गलत काम क्या होता है? इनकम को छुपाना भी गलत काम होता है। तो फिर क्या आ जाएगी? अनडिस्क्लोज्ड इनकम। जैसे ही हमने स्टैट्यूटरी फीस नहीं दी, यानी कि हमने पैसा दबाया हुआ है। अगर हमने पैसा दबाया हुआ है तो हम अनडिस्क्लोज्ड इनकम है। और अगर हमने अनडिस्क्लोज्ड इनकम कर दी तो हम क्या करेंगे? हम लोगों के पैसे नहीं देंगे, तो हम फिर क्या कर देंगे? डिफ़ॉल्ट इन लोन्स। हम फिर से रिपीट करता हूँ, पहले हमने डिपॉजिट के लिए हमने क्या करवाया? कॉस्ट ऑडिट करवाया। कॉस्ट ऑडिटर क्या ले गया? स्टैट्यूटरी फीस ले गया 6 मंथ्स के अंदर अंदर। और हमने क्या, फिर स्टैट्यूटरी फीस के बाद हमें पता चला कि पैसा दबा हुआ है। कॉस्ट ऑडिटर ने बताया पैसा दबा हुआ है, तो हम लोगों के पैसे नहीं दे रहे हैं। और फिर बाद में अगर लोगों के पैसे नहीं दे रहे, तो यानी कि कुछ ना कुछ प्रेफरेंशियल काम किया होगा कंपनी ने, तभी इतना काम हुआ है। तो ये आ गया प्रेफरेंशियल। तो यहाँ तक हमारी 10 क्लोजेस कंप्लीट होगी। PPE, पहले हम राइट साइड गए, ऊपर से सीधा नीचे आ गए, फिर हम मिडल में 2 बार रुके, फिर हमने पैसा लिया लोगों से क्योंकि लोगों को देना था,
फिर हम अपने कॉस्ट ऑडिट करवाया पैसा लेने के लिए। जैसी कॉस्ट ऑडिट करवाया उसने स्टैट्यूटरी फीस ले गया, वहाँ से हमारी अनडिस्क्लोज्ड इनकम का डिस्क्लोजर आ गया ऑडिटर द्वारा। फिर हमने लोगों के पैसे नहीं दिए और पैसे ना दे के हमने प्रेफरेंशियल इशू दे दिया। अब यहाँ तक हमारी 10 क्लोजेज आ गई। तो दोस्तों आगे करते हैं। आगे हम मेरे पास एक छोटी सी स्टोरी है, शायद से आपको पसंद आए। फ्रॉड किया निधि कंपनी ने रिलेटेड पार्टी के साथ मिलकर, इंटरनल ऑडिटर्स ने पकड़ा नॉन कैश ट्रांजैक्शन में। आरबीआई से 45A में लेकर गए, उन्होंने कैश लॉस करवाया, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को भगाया, कंपनी बंद, सीएसआर बंद और क्वालिफिकेशन आ गई। अब इसका क्या मतलब है? 11वां पॉइंट जो हमारा है, वेदर एनी फ्रॉड अकर्ड रिपोर्टेड और नॉट, कि हमारी कंपनी के अंदर ऐसे 240 के अंदर कोई फ्रॉड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। फिर हम आ जाते हैं अगला पॉइंट हमारा, निधि कंपनी। निधि कंपनी हमें ये कहती है कि 1:20 में नेट ऑन फंड्स की रेशो मेंटेन है या फिर नहीं है। फिर आ गया हमारी रिलेटेड पार्टी। हमें हमेशा पता है, चाहे हमारा कोई भी हो, एएस हो, इंडेस हो, कोई भी हो, इनकम टैक्स हो, 40A2 हो, हर जगह रिलेटेड पार्टी के ऊपर जोर दिया गया, क्योंकि इनके साथ हम अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन, कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ अगर हमें कुछ भी गलत करना हो तो हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो स्पेशल प्रेफरेंस दी गई है कि हमें रिलेटेड पार्टी को रोकना चाहिए। उसके बाद आगे हमारे इंटरनल ऑडिटर्स, कि हमारा इंटरनल ऑडिट जो कॉमन्सुरेट है। कॉमन्सुरेट मतलब कि अब मान लो मेरे पास पूरी एक टॉप एमएनसी कंपनी हो और मेरे इंटरनल ऑडिटर्स हो सिर्फ 2 और उनके आगे स्टाफ हो 2, तो अब खुद सोच लो वो पूरा एक पोर्ट साफ करने में उन्हें कम से कम 2-3 साल लग जाए, एक ऑडिट करने में एक सेंटर का। तो वो पूरी कंपनी का कैसे करेंगे, ये भी चेक करना। फिर हमने देखना कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन तो नहीं हुई। जैसे मान लीजिए अब पेपर में ये ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि पीटर था, पीटर ने कंपनी के साथ डीलिंग कर ली कि कंपनी की प्रॉपर्टी और पीटर की प्रॉपर्टी आपस में बार्टर एक्सचेंज हो जाएगी, यानी कि दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। अब जैसी ये चीज़ आती है नॉन कैश, वहाँ पे थोड़ी सी आपको एज एन ऑडिटर वो आनी चाहिए, आपका रोमम बढ़ जाना चाहिए, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो हमारे डिपार्टमेंट ने भी ऐसे कहा। फिर हम आरबीआई 45A में ले गए। आरबीआई 45A क्या होता है? जो हमारी जितनी भी एनबीएफसीज होती है ना, उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके बिना वो नहीं कंप्लाई करते रेगुलेशंस से। तो हमें हमेशा आरबीआई के 45A का सर्टिफिकेट देखना है या फिर नहीं है। कैश लॉस यानी कि कैश चलान, ये वैसे हो गया कि क्या हमारी कंपनी में 10,000 या फिर उससे अधिक का कोई कैश लॉस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। जैसे ही ये हुआ, फिर स्टैट ऑडिटर्स भगाया इन द सेंस मीन्स रिज़ाइन कर दिया स्टैट ऑडिटर्स ने। जिस तरह हमें पता है इस टाइम डिलॉयट ने बायजूस से रिज़ाइन कर दिया। तो फिर जो ऑडिटर अपनी कारों की रिपोर्ट बनाएगा, उसके क्लॉज नंबर 18 में बताएगा कि डिलॉयट ने रिज़ाइन कर दिया। अगली चीज़, कंपनी बंद। कंपनी बंद यानी कि सीएसआर की दिक्कत आ रही है। जिस तरह अभी हमें पता है कि जेस्ट मनी एक ऐप है, उसके साथ ऐसा ही हुआ। उसके फाउंडर सारे कंपनी से एग्जिट कर रहे हैं जल्दी से जल्दी। तो वहाँ पे हमें कंपनी की गोइंग कंसर्न पे इशू आ रहा है। ऐसे 570 से आप ये लिंक कर सकते हैं। फिर हमारा सीएसआर बंद। सीएसआर में अगर 6 महीने तक कोई ट्रांसफ़र ना हुआ, या फिर मान लीजिए अगर हमने ट्रांसफ़र किया तो हम सीएसआर अच्छे से नहीं कर रहे, हम वो कंप्लाई नहीं कर रहे रेगुलेशन सेक्शन 135 की, कंपनीज एक्ट की, तो वो क्वालिफिकेशन। गाइस ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीन है। एक छोटा सा वर्ड है बट ये बहुत आगे तक जाएगा। तो मैं कैसे बताना चाहता हूँ, अब हम सब ने एक इंड एस पढ़ा होगा, कंसोलिडेशन, या फिर हमने छोटे होते अमलगमेशंस वगैरह इंटर में भी करे हैं। तो वो क्या होता है, जब भी हमारी कंसोलिडेशन होती है, कारों के सारे पैरा 3 है जो अभी मैंने आपको बताया, ये सारे पैरा 3 के हैं, 21 के 21 क्लॉज। तो कारों के कंसोलिडेशन के टाइम 20 क्लॉज नल एंड वॉइड हो जाते हैं। मतलब कि इन पे रिपोर्टिंग नहीं करनी, पर इस पे क्वालिफिकेशन पे करनी है। जैसे मान लीजिए अब मैं एबीसी हूँ, आगे XYZ है ब्रांच का ऑडिटर, उसने मेरे को मॉडिफाइड रिपोर्ट दे दी जी 701 705 में, वो कहता है कि काम एडवर्स चल रहा है। अब मैं एज ए हेड ऑडिटर, मेरे को सारा वो रिपोर्टिंग नहीं करनी, मेरे को सिर्फ क्वालिफिकेशन का बताना है कि क्या हमारे किसी ब्रांच में कोई क्वालिफिकेशन दी गई है ब्रांच ऑडिटर द्वारा या फिर नहीं।
तो गाइस ये था हमारा सारा ऑडिट। आप एक बार पॉज करके भी मेरी ये स्टोरी लिख सकते हैं। फ्रॉड किया निधि कंपनी ने रिलेटेड पार्टी के साथ मिलकर, इंटरनल ऑडिटर्स ने पकड़ा, नॉन कैश ट्रांजैक्शन में आरबीआई 45A में ले गए, उन्होंने कैश लॉस करवाया, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को भगाया, कंपनी बंद, सीएसआर बंद, क्वालिफिकेशन। हम राइट रास्ते में हैं तो हम पहले पीपीई, बैलेंस शीट, सबसे नीचे इन्वेंट्री, बीच में हमारी लोन इन्वेस्टमेंट, फिर हम डिपॉजिट के लिए भाग के पैसा देने के लिए पैसा लेना है। डिपॉजिट के लिए हमें क्या करनी चाहिए, रेटिंग, रेटिंग के लिए हमने क्या करवाया, ऑडिट, ऑडिट था, ऑडिट में क्या आई होगी, कॉस्ट, कॉस्ट से क्या बन गई हमारी स्टैट्यूटरी फीस, स्टैट्यूटरी फीस से हमारी क्या आ गई, अनडिस्क्लोज्ड इनकम पता चल गई। अगर हमारी अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, हमने क्या किया हुआ है, हमने थोड़ा सा गलत काम किया हुआ है, तो हमने रीपेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर दिया, और रीपेमेंट में डिफ़ॉल्ट करके हमने सबसे पहले क्या किया, अपने प्रेफरेंशियल इशू करवा दिया। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। ये आपका अगर एक नंबर भी एग्ज़ाम में बढ़ा दे, मेरी मेहनत सफल हो जाए। आपको बहुत पसंद है, आपको ये अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छे। धन्यवाद जी सारों का।